आज के करंट अफेयर्स 22 अक्टूबर के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है एयर पोल्यूशन एज हेल्थ रिस्क। तो एयर पोल्यूशन की लेटेस्ट स्टडी आपकी यूएस के बेस्ड स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 ये रिपोर्ट रिलीज हुई है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है। तो पहले तो आपको ये इंस्टीट्यूट और रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है जो आपके पेपर में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की। तो वन ऑफ द लीडिंग रीजंस जो इंसानों की जो डेथ होती है, वन ऑफ द लीडिंग रीजंस जो है वो पाया गया है आपका पोल्यूशन। ठीक है, जो एयर पोल्यूशन है वो पाया गया, मतलब 4th नंबर पे आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और इस सबके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन आपका एयर पोल्यूशन है। इसमें इंडिया का सिग्निफिकेंस, मतलब इंडिया की जो कंडीशन है वो सबसे पुअर मानी गई है पूरी दुनिया में। हमारी जो एयर क्वालिटी है और हमारे यहाँ पे जो पर कैपिटा हम पोल्यूशन के एक्सपोजर में आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर में आ रहे हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये दुनिया का हाईएस्ट है। 83 माइक्रोन क्यूबिक मीटर के तुम कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, मतलब तुम्हारी लंग्स में इतना पोल्यूशन, मतलब ये एवरेज हुआ इंडिया का। कई इससे भी ज्यादा पोल्यूटेड जगहें हैं दिल्ली जैसी, ठीक है, कई कम पोल्यूटेड जगहें भी है, जैसे आपके हिमालय में ऑब्वियसली पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो पहाड़ों में पोल्यूशन हमेशा कम होता है। तो एवरेज इंडिया का पर्सन सबसे ज्यादा दुनिया में एक्सपोज है, फॉलोड बाय नेपाल हमारा पड़ोसी है, और उसके बाद नाइजर। नाइजर कहाँ पे पड़ता है, कहाँ का देश है नाइजर? अफ्रीका, हाँ, सेंट्रल अफ्रीका, और टू बी वेरी स्पेसिफिक वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट की साइड को पड़ जाता है, सेंट्रल वेस्टर्न साइड पे आ गया उसके, ठीक है। तो कई कंट्रीज लीस्ट एक्सपोजर पे भी हैं, कम से कम जो कंट्रीज एक्सपोजर पे हैं वहां पे 8 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक पोल्यूशन भी है, मतलब बहुत ही मिनिमम लेवल भी है। तो कंपेयर करके देखो, जो सबसे मिनिमम पोल्यूशन वाली कंट्रीज है वहां पे 8 माइक्रोन और माइक्रोग्राम, और हमारे यहाँ पे 83 माइक्रोग्राम। तो इस लेवल पे हमारे यहाँ पे पोल्यूशन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे सरकार बहुत टाइम से क्लेम कर रही है, पिछले 3 साल से क्लेम कर रही है कि पोल्यूशन लेवल ओवर द टाइम कम हो रहा है, पर वो बहुत ही छोटा मार्जिन का फर्क है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया इंडिया। इसके कारण आज भी जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, जो इंडस रिवर के प्लेन, उसके बाद गंगा के प्लेन, यानी कि नॉर्थ इंडिया पूरा आ गया जो प्लेन से इलाका है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड एरिया, एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पे। अब एयर पोल्यूशन होता क्या है? एयर पोल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में ऐसे सब्सटेंसेस की प्रेजेंस जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। इसमें बहुत सारे मटेरियल और गैसेस दोनों चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, यानी कि सॉलिड चीजें भी हवा में प्रेजेंट हो और गैसेस भी प्रेजेंट हो। सॉलिड जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स, देखो जैसे हवा में डस्ट होती है, डस्ट लगने को आपको लग सकता है कि डस्ट ऐसा हमें हार्म कैसे करेगी। देखो 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स और ये जगहों से निकलते हैं, जिन्हें कहते हैं PM2.5 और PM10। ये बेसिकली इनका डायमीटर है, जिसके माइक्रॉन्स में इनका डायमीटर है 2.5 और 10। ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो लगातार अगर कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड बन रही है, ये बहुत ज्यादा हवा में रिलीज होते हैं। क्या लगता है इनमें से कौन सी ज्यादा हार्मफुल है, 2.5 या 10? क्यों? बिल्कुल, जो 2.5 माइक्रॉन है ये ज्यादा बारीक होते हैं। ज्यादा बारीक होने का मतलब है कि जो हमारा नॉस्ट्रल्स के थ्रू फिल्ट्रेशन सिस्टम है
ये उससे भी पास कर जाते हैं। तो 2.5 पीएम पार्टिकुलेट मैटर अगर हवा में ज्यादा होता है यानी कि लंग डैमेज होने के चांसेस भी आपके ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जाके आपके लंग की डायग्राम बनाते होते थे ना, उसमें एयर सैक्स बने होते थे, एयर सैक्स के यहाँ पे जाके फंस जाते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एयर सैक्स के यहाँ जाके फंस जाते हैं। हाँ जी जशन, आपने हैंड रेज किया। सर स्टबल बर्निंग से जो वो उड़ के आते हैं हमारे यहाँ पे घरों में आ जाते हैं, कई बार राख सी होती है, तो हाँ जी, वो 2.5 में आएगी या 10 में? देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक में सारे पार्टिकल्स एक ही साइज के होंगे, दोनों पार्टिकल्स हमेशा मिक्स होते हैं। जो सॉलिड आपका कंपाउंड होता है ना, इवन जो आपकी हवा में जब मिट्टी तूफान आ रहा होता है, ज्यादातर मतलब जो मिट्टी होती है वो हमेशा PM10 होती है, पर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी PM10 ही होगी, उसी के अंदर PM2.5 भी होता है। बेसिकली ब्रेक डाउन होता है, वो जितना बारीक टूटता जाएगा वो उतना पतला बनता जाएगा। क्लियर है ये क्या हो रहा है? क्लियर है? ठीक है, जशन क्लियर हुआ? यस सर। तो एयर पोल्यूशन में जो खासकर गैसेस जिन्हें हम पोल्यूटिंग मानते हैं, आपका अमोनिया NH4, ठीक है, फिर कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड में लिखा हुआ ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और पार्टिकुलेट्स ये PM2.5 और PM10 जो मैंने आपको बताए हैं वो पार्टिकुलेट्स हो। ठीक है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं पार्टिकुलेट्स और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन से सब्सटेंस से निकल रहे हैं। जैसे कि आपकी जो मिट्टी है वो इनऑर्गेनिक है, वही जो आपने अभी स्टबल बर्निंग जैसे मेंशन की जशन, वो एक ऑर्गेनिक है। सॉइल इनऑर्गेनिक ही है, हवा इनऑर्गेनिक है, लाइट इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक होता है लिविंग सब्सटेंस। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक ही है। दूसरा जो सबसे बड़ा हमें हेल्थ का रिस्क है जिसे हम रियलाइज नहीं करते, वो है इंडोर एयर पोल्यूशन। ये एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का फैक्टर है जो एक्चुअली हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है और हमें पता भी नहीं चलता। ह्यूमंस मॉडर्न लाइफ ज्यादातर इंडोर बिताते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडोर आपकी हवा बिल्कुल साफ है। अगर आपके घर में कारपेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, अगर आपने जो PVC टाइल्स आती हैं वो लगवाई हैं, ऐसी कुछ चीजें जो हैं, प्लाईवुड लगी हुई है कहीं पे, ठीक है, कारपेटिंग हुई हुई है कहीं पे, या कई जगह पे लेट्स सपोज जैसे गांव में कई जगह होता है फर्श कच्चा छोड़ा होता है, पक्का नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता कि वो भी हेल्दी हो। कई जगह ना आपकी जमीन रेडॉन गैस रिलीज करती है, ये हमें पता भी नहीं चलता, ये धरती से अपने आप रिलीज होती है। ये जो रेडॉन गैस है ये कैंसर कॉजिंग होती है। तो इंडोर पोल्यूशन, तो रेडॉन गैस जहां पे वो कच्चे फ्लोर होते हैं वहां पर रिस्क होता है कि रेडॉन गैस के कारण कैंसर फैल सकता है घर में, ठीक है, लोगों को कैंसर हो सकता है। तो कहीं पे भी कोई भी इंसान सेफ नहीं है, ठीक है, बाहर जाओगे वहां पे पोल्यूशन है, इंडोर रहोगे वहां पे पोल्यूशन है। इसके सिवा हम कोई कुकिंग करते हैं, अगर लेट्स सपोज आपके फायरवुड से कुकिंग होती है, वो भी इंडोर पोल्यूशन है, अंदर ही रह रहा है वो, ठीक है। फिर जो लेड पेंट्स होते हैं, आजकल वैसे पेंट्स में लेड बैन हो गई है, पर अभी भी मार्केट में मिल जाते हैं लेड पेंट्स। लेड पेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, इनकी लॉन्गिटिविटी ज्यादा होती है, पर ये लेड जो होता है जैसे ही ये डस्ट इनके कांटेक्ट में आता है, ये पेंट ये लेड पार्टिकल्स रिलीज करने शुरू कर देता है, और लेड एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है जो आपके लंग्स को खराब करता है। इसके सिवा जैसे कार्स में हम एयर फ्रेशनर, इंसेंस, ये सब को यूज करते हैं, ये भी एयर पोल्यूशन ही माने जाते हैं, बिकॉज हवा में तुम कुछ ऐड कर रहे हो, ठीक है।
तो ये सारी चीजें एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं, जो वन ऑफ द हैजर्ड ह्यूमन लाइफ के लिए एयर पोल्यूशन भी है। अगला आपका एक एक्ट न्यूज में आया हुआ है आज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आपका कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में एक टाइप की डिटेंशन अलाउ करता है जब आपने क्राइम भी नहीं किया होता। कौन सी डिटेंशन है? हाँ जी, कौन सी डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है? प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसी चीज है जब तुमने क्राइम भी नहीं किया तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसा, ये तो वैसे ही सुनने में ही अपने आप में गलत है कि अभी आपने क्राइम कमिट तक नहीं किया और आपको अरेस्ट कर लिया जाए। बेसिकली ये अरेस्ट परमानेंट नहीं होता, ना इसकी कोई सजा होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि स्टेट को, यानी कि सरकार को लगता है अगर आप बाहर रहे, मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई स्टूडेंट लीडर हो सकता है, कुछ भी, अगर ये पर्सन बाहर रहा तो ये शायद आने वाले कुछ टाइम में डिस्टरबेंस कॉज कर सकता है, जो हमारी सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को खतरा हो, या हमारी स्टेट की इंटेग्रिटी को खतरा हो, या इसके बाहर रहने से ये वायलेंस भड़काएगा और भड़केगी आने वाले टाइम। ठीक है, तो ऐसे लीडर्स को, जैसे कई लीडर्स धमकी देते होते हैं कि हम कल से मोर्चा शुरू करेंगे यहाँ से यहाँ लेके, तो उस पूरे मोर्चे के जो लीडर्स होते हैं ना, उन्हें मोर्चा शुरू होने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे कहते हैं प्रिवेंटिव, कि तुमने प्रिवेंशन मतलब बचाने के स्टेप्स पहले ही ले लिए कि ये चीज होगी ना। जैसे जब हमने कश्मीर में 300, ये अभी कश्मीर में लगा हुआ था, आर्टिकल 370 जब खत्म किया, हमने कश्मीर के जितने भी लीडर हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबको उठा के जेल में डाल दिया। अब उनका क्राइम तो कोई भी नहीं था, वो तो पॉलिटिकल लीडर है, उनका क्या क्राइम है? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड थे, उनका क्या क्राइम है? पर हमें पता था अगर 370 खत्म होने पे इन्हें अरेस्ट नहीं किया तो ये लोगों को भड़काएंगे जम्मू कश्मीर में कि प्रोटेस्ट करो, हम 370 वापस लेकर आए। तो हमने इन्हें उठा के पहले ही घरों में बंद कर दिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन के चलते। कईयों को जेलों में, कईयों को घरों में, मतलब पब्लिक की लाइफ से दूर कर दिया। तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि पार्लियामेंट टाइम प्रिस्क्राइब कर सकती है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी टाइम प्रिस्क्राइब कर सकता है कि कितना टाइम प्रिवेंटिव डिटेंशन चलती रह सकती है। तो पार्लियामेंट ने अपनी पावर यूज करते हुए ये पूरा एक्ट बनाया हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये पार्लियामेंट को और मतलब कैसे कैसी चीजों की पावर देता है कि किसी की तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, अगर कोई सरकार के अगेंस्ट बोल रहा है उसे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया जा सकता है। कोई असेंबली चाहे पीसफुली करना चाहता है विदाउट आर्म्स, उसे भी लॉकअप में डाला जा सकता है। और फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, कोई भी आप एसोसिएशन या यूनियन बनाना चाहते हो उसे भी लॉकअप में डाला जा सकता है। ठीक है, मतलब ये टेम्परेरी होता है, ये कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर है सरकार के मुताबिक डेफिनेशन। पर दूसरी साइड पे अगर इसे दूसरे व्यू से आप देखोगे, किसी को तुम बिना ट्रायल के, बिना जुडिशरी के थ्रू जाए तो उन्हें जेलों में तो डाल रहे, तो ये एक पर्सन की जो बेसिक राइट है कि उसे जस्टिस मिलना चाहिए हर कंडीशन में, उसे वायलेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को, ये दोनों वक्त है, एक साइड पे तुम्हारी सिक्योरिटी बनी रहती है स्टेट की, दूसरी साइड पे पर उसके राइट वायलेट होते हैं। ये राइट वायलेशन एक स्पेसिफिक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि इंडिया ना एक कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये ना एक इंटरनेशनल आपकी कन्वेंशन है जो यूनाइटेड नेशंस ने साइन करवाई थी। ठीक है, ये जो कन्वेंशन है ये यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साइन करवाई थी। ये आपके एग्जाम के लिए अगले साल क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसी से रिलेटेड एक ट्रीटी इस साल के पेपर में आई थी। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगले साल इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको अभी बताता हूँ क्या था, पहले मैं
कन्वेंशन बारे बता दूं। ये जो कन्वेंशन है ये एक पर्सन के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स गारंटी करती है। जैसे कि हर एक को राइट टू लाइफ होना चाहिए। राइट टू लाइफ का क्या मतलब है कि उसकी बिना किसी रीजन के, देखो राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? राइट टू लाइफ का मतलब है कि बिना एक ड्यू प्रोसेस के पास किए बिना तुम किसी की जान ना ले पाओ। इंडिया में रहते हुए किसके पास हक है तुम्हारी जान लेने का? अगर तुम्हें बाय लॉ पूछा जाए, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, किसके पास हक है तुम्हारी जान लेने का? कोर्ट्स। सिर्फ चीफ जस्टिस? जुडिशरी के पास राइट है, मतलब एक ड्यू प्रोसेस बाय लॉ। देखो इंडिया में सुसाइड करने का भी किसी को हक नहीं है, तो तुम्हारे पास भी अपनी जान लेने का हक नहीं है। लेट अलोन अदर सिटीजन्स, के बाकी सिटीजन तुम्हें हार्म करे वो तो बहुत दूर की बात है, तुम खुद को भी हार्म नहीं कर सकते। ये भी तुम्हारा कानून कहता है। सिर्फ एक पर्सन के पास इंडिया में अथॉरिटी है जो किसी की जान ले सकता है, वो है कानून, लॉ। हाँ जी जशन। सर अगर किसी ने सुसाइड करना चाहा और वो बच गया, उसको सजा होगी? देखो ये पहले नहीं, अब नहीं होती। पहले प्रोसीजर ये था, पिछले साल तक प्रोसीजर ये था कि अगर कोई सुसाइड कमिट करता है और वो बच गया, ठीक है, उसे उठा के जेल में डाल देते थे। पर पिछले साल इसे मेंटल हेल्थ एक्ट में डाला गया, ये बोल के कि जो पर्सन सुसाइड कमिट कर रहा है, देखो अपने आप को हार्म करना सबसे मुश्किल बात है किसी के लिए, ठीक है। खुद ही देख लो, थोड़ी सी हाइट भी है, बंदा घबरा के पीछे हो जाता है। अपने आप को हार्म पहुंचाना किसी के लिए सबसे मुश्किल बात है। तो जो बंदा ऑलरेडी एक मेंटल स्टेट से पास कर रहा है, बुरी मेंटल स्टेट से पास कर रहा है, तो उसे क्या ट्रीट कर रहे थे कि आज से जेल जाओ? बल्कि उसे मेंटल इश्यू है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो अब उसे मेंटल हेल्थ का रिकोर्स करने को कहा जाता है। तो अब उसे मेंटल असाइलम में भेजा जाता है जब तक वो वापस उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो रिकवर ना हो, ठीक है। क्या? हाँ, मर्सी के लिए यूथनेशिया, उसके ऊपर एक मूवी बनी थी ऋतिक रोशन की बहुत साल पहले, गुजारिश। यूथनेशिया क्या होता है? एक और प्रोसेस होता है। देखो सुसाइड नहीं होता हमारे इंडिया में, यूथनेशिया अलाउड है पर उसके लिमिटेशंस हैं। देखो एक प्रोसेस होता है यूथनेशिया, कोई पर्सन जो क्रिटिकली इल है, जो जिसकी रिकवरी का चांस कम है, वो अप्लाई कर सकता है कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मतलब जिसका कोई रिकवरी का चांस नहीं रहा, लेट्स सपोज उसकी बॉडी नहीं काम कर रही, मशीनों ने उसे जिंदा रखा है, तो ऐसे पर्सन, मतलब उसकी लाइफ तकलीफ से भरी है, वो कर क्या रहा है, तो ऐसे पर्सन बहुत ये साल कोर्ट में केस चलते रहे हैं कि यूथनेशिया अलाउ कर देना चाहिए। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज अलाउ करती हैं। अब यूथनेशिया दो टाइप का होता है आपका, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब है जो लिटरली एक तरह से मेडिकल सुसाइड हो गया, कि तुम डॉक्टर को फॉर्म फिल करके दो और वो कहो कि मुझे इंजेक्शन दे दो और मेरी मौत हो जाए, ठीक है। ये इंडिया में अलाउड नहीं है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ पे पैसिव अलाउड है। पैसिव भी हमेशा सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसका अप्रूवल मांगना होता है। डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज हमेशा एक हेल्थ पैनल बनाएगा, वो पेशेंट को जाके एग्जामिन करेगा, ठीक है। जिसे एक पेशेंट ने वो अपील डाली है या जिस पेशेंट के बिहाफ पे किसी ने अपील डाली है, लेट्स सपोज वो पेशेंट 10 साल से कोमा से ही नहीं उठा और मशीनों ने बस उसे जिंदा रखा हुआ है, उसके जो इमीडिएट कोई उसके फैमिली मेंबर्स है वो अपील करना चाहते हैं कि इसे मशीनों से हटा दिया जाए। एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव और पैसिव चीजों में क्या होता है? एक्टिव में देखो एक लीथल इंजेक्शन जिससे डेथ हो जाए वो इंसर्ट किया जाता है और पर्सन को मारा जाता है, वो है एक्टिव। पैसिव में क्या होता है? जो मशीन्स की सपोर्ट है, मशीन बंद कर दी जाती है, डेथ जब आएगी अपने आप आ जाएगी, तुमने एक्सटर्नल सपोर्ट हटा दी।
हमारे ये अलाउड है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, किसी और करंट अफेयर के टाइम कवर करेंगे अगर आया। अभी के लिए इस पे फिलहाल वापस आते हैं। तो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तुम्हें कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करने की, मानने की पूरी आजादी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम कुछ भी बोलना चाहते हो सरकार के अगेंस्ट, किसी अगेंस्ट तुम बोल सको, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, तुम कहीं पे भी इकट्ठे होना चाहते हो, तुम्हें पूरी आजादी है। इलेक्टोरल राइट्स, तुम्हें अपनी सरकार चुनने की आजादी होनी चाहिए और सही तरीके से फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, किसी को भी सजा देने से पहले उसका ट्रायल हो, उसे मतलब जुडिशरी के आगे पेश किया जाए, जज के आगे पेश किया जाए, वहां पे सारे पक्ष रखे जाएं और उसके बाद डिसाइड किया जाए। गर्मी लग रही है, थोड़ा सा चला सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे हो गई। आपको गर्मी लग रही है, चला, ठीक है। तो ऐसे सारे राइट्स आपको इस इंटरनेशनल कॉवेनेंट के उससे मिलते हैं, ठीक है। अब इस कन्वेंशन को इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, ज्यादातर यूनाइटेड नेशन से सारी कंट्रीज ने किया हुआ है, इंडिया ने भी इसे साइन किया हुआ है। तो ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस फोर्स नहीं करवा सकता, पर तुम्हारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन बनती है कि तुम इन चीजों को अपने कानून में कहीं रिफ्लेक्ट करवाओ कि हाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो हमारा कानून है एक्चुअली ये इसके अगेंस्ट है। तो एक इंटरनेशनल जो कॉपरेशन होती है ना, और इंटरनेशनल एज अ डेमोक्रेसी, हम जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे एक्ट उसके अगेंस्ट काम करते हैं। बिकॉज तुम लोगों को चुप करवाने का, अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं या तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उन्हें अरेस्ट करने का, ऐसी पावर्स तुम स्टेट को दे रहे हो। तो ये पावर्स अनलिमिटेड पावर्स हैं, कहीं डिफाइन थोड़ी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ इस पॉइंट पे की जाएगी। सरकार को अगर सिक्योरिटी का खतरा लगा तो सरकार अरेस्ट कर सकती है, पर सिक्योरिटी का खतरा है क्या, ये कहीं डिफाइन नहीं है। तो ये अनलिमिटेड पावर है। शायद मुझे तुम्हारी स्पीच सिक्योरिटी पे खतरा लगे, शायद मुझे तुम्हारा बाहर घूमना तक सिक्योरिटी पे खतरा लगे, तो मैं उठा के तुम्हें जेल में डाल दूं। तो ये अनलिमिटेड पावर देता है आपकी पुलिस को किसी को भी अरेस्ट करने की। मतलब तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा समझाने के मामले में बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम इसे एज अ मंथली मैगजीन कवर करेंगे, मैंने नीचे अपने लिए लिंक रेफर किया हुआ है, तुम भी देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा डिटेल याद दिया है, पर मैं बाद में पॉइंट्स निकाल के प्रोविजंस डालूंगा जितने हमने पढ़ने हैं। तो इस साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बताता हूँ, इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशंस की वन ऑफ द कन्वेंशंस है, उसके साथ जो इस साल क्वेश्चन आया हुआ था वो था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये भी आपकी यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन का पूछा हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां-कहां इसके प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगले साल आपको ये पूछा जा सकता है कि ये कहां-कहां रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स देते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रीएम्बल भी इन्हें रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। पर कौन सी चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल राइट्स कहां से आते हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। हाँ, और प्रीएम्बल में इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, दो तुम लागू नहीं करवा सकते प्रीएम्बल को, ठीक है, पर उसमें प्रिंसिपल जरूर मेंशन है। अगला करंट अफेयर जो है वो है चोला एम्पायर। देखो इंडिया में 5-7 बहुत ही, इंडिया की सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, तो इंडिया की सिविलाइजेशन में 5-7 ऐसे एम्पायर भी हुए हैं जो बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे रिनाउंड हुए हैं। उनमें से एक साउथ इंडिया में एम्पायर, साउथ इंडिया के 2 एम्पायर बहुत मशहूर हुए हैं, एक चोला एम्पायर था और एक विजयनगर एम्पायर आया। साउथ इंडिया में 2 बहुत बड़े एम्पायर रहे। तो चोला एम्पायर, इन्होंने पूरे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारा एरिया या तो इनके कंट्रोल में था या इनके इन्फ्लुएंस में था, इनकी पावर मानी हुई थी पूरे एरिया। तो आज का यानी कि तुम देखोगे मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया का इलाका,
नीचे श्रीलंका का इलाका, और इधर खैर मालदीव्स नहीं बना हुआ, मालदीव्स भी, ये पूरा का पूरा इनके इन्फ्लुएंस है, और श्रीलंका तो खैर इनके कब्जे में था। तो इन्होंने इतना बड़ा, इंडिया ऐसे नहीं है कि ब्रिटिशर्स पहली बार कोई नेवी लेके आए थे। चोलास ने वन ऑफ दी अपने टाइम पे वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट नेवी बनाई हुई थी। जो पूरा बे ऑफ बंगाल का एरिया है, इसे उस टाइम पे रेफर ही, मतलब हिस्टोरियंस इसे आज रेफर ही चोला लेक के तौर पे करते हैं, ये चोला लेक है। क्यों? चोला से इसके चारों ओर तो कब्जा करके रखा है, तो इसी में इस पूरे एरिया में चोला की नेवी का ही कब्जा है। तो इस कारण इंडिया में नेवल पावर भी एग्जिस्ट करती रही है एक टाइम पे, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर थी। इनके दो राजे जो हम क्या कहते हैं एंशिएंट इंडिया के टाइम, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे बाकी फैक्ट भी लिखे हैं। चोला एम्पायर बारे अशोका ने भी लिखा था। ये एम्पायर बहुत पुराना है, 3rd सेंचुरी बीसी के इंस्क्रिप्शंस के ऊपर भी चोलास की मेंशन है। पर ये एक्चुअली जो सबसे बड़ी पावर बनते हैं ना, ये 907 to 1215 के बीच में सबसे बड़ी पावर बनते हैं। उससे पहले ये छोटे राजे थे। ये जो किंगडम हम नीचे ये जो मैप देखते हैं वो इस पीरियड का है, जब एक्चुअली चोलास के सबसे पावरफुल दो राजे जो रहे हैं, राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला, इन दोनों ने मिलके बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, ठीक है। इनके बारे हम बाकी आपके एंशिएंट और मिडीवल इंडिया में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का जो मैप एरिया जो आपके करंट अफेयर्स में है वो है साउथ ईस्ट एशिया। देखो कल क्लास में मैंने आपको साउथ एशिया भी बताया था, कल परसों जब भी। आज साउथ ईस्ट एशिया, ये जो कंट्रीज हैं इन्हें साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज मेंशन करते हैं। इंडिया, यहाँ पे ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश और इंडिया के इमीडिएट के बाद जो म्यांमार शुरू होता है, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया शुरू हो जाता है। साउथ ईस्ट एशिया थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ये नीचे से छोटा सा ये जो डॉट है ये सिंगापुर है, ये इतना तो बस ये डॉट जो है, ये पूरा ये आइलैंड का ग्रुप इंडोनेशिया है, ये ब्रूनी है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये फिलीपींस का एरिया है। ये सारा का सारा, कई यहाँ पे कलर सेम है इस मैप में, पर वो कंट्रीज अलग अलग है। अपनी एटलस आपने रेफर करनी है। आपका इसके बाद, इस करंट अफेयर के बाद आज काम क्या है, अपने एटलस ओपन करनी है। इसके बाद अभी इसके बाद ये वाला एरिया ओपन करना है। वर्ल्ड मैप में आपको साउथ ईस्ट एशिया का मैप लिखा होगा, आपने वो ओपन करना है। वर्ल्ड मैप में लिखा होगा, नहीं तो एक कॉलम बना होगा ओशिनिया करके, ओशिनिया। ओशिनिया का जो एरिया है या तो एशिया के अंदर होगा, नहीं तो ओशिनिया के अंदर होगा, वो ये वाले एरिया और ऑस्ट्रेलिया को रेफर किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो वहां पे आपको इसका मैप दिख जाएगा। आपने क्या करना है, ये जितनी कंट्रीज हैं इनकी जो कैपिटल्स हैं, ठीक है, उन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, क्लियर है, और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है जितनी हो सकती है, ठीक है। ये अभी इसके बाद हम करेंगे। तो कोई डाउट अभी के करंट अफेयर में? आज के ये सारे करंट अफेयर्स थे, कोई डाउट किसी करंट अफेयर में? सर, हाँ जी। जम्मू कश्मीर में 3 टायर गवर्नमेंट अब एस्टेब्लिश होगी जाके? नहीं, जम्मू कश्मीर में 3 टियर गवर्नमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रही है। नहीं सर, आज के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि पंचायती राज एक्ट 1989 विल इम्प्लीमेंट नाउ। नहीं, हाँ, एक्ट देखो पता क्या होता था, जम्मू कश्मीर ने जो अपने खुद के कानून बनाए हुए थे। जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज का एक्ट है वो उनका अपना एग्जिस्ट करता था। अब धीरे धीरे जो इंडिया के एक्ट्स है ना, वो जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू होने शुरू हो रहे हैं। तो वन ऑफ द एक्ट जो है वो पंचायती राज का एक्ट है,
तो वो लागू हो रहा है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 टियर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में कब से एग्जिस्ट कर रही है, वो बहुत पुरानी है, वो साथ के साथ। पर जम्मू कश्मीर ने क्या किया हुआ था, जम्मू कश्मीर के अपने खुद के कानून थे, क्योंकि उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया, तो अब यूनियन ऑफ इंडिया के कानून वहां पे लगने शुरू हो गए। ठीक है, तो हाँ जी, कोई डाउट? सर जो पोल्यूशन वाला वो था आज का करंट अफेयर, उसके अंदर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इससे प्रिवेंशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एयर कंडीशनर्स की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। नहीं, प्रिवेंशन के लिए एयर कंडीशनर हाँ बिल्कुल, हमने उसके ऊपर बैन लगाया है, पर उसका सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि हम एयर पोल्यूशन रोक रहे हैं, बिकॉज हमारा एक्चुअली उससे पर्पस क्या है कि जो एयर आत्मनिर्भर। जी सर आत्मनिर्भर भी होगा एक तो। हाँ, पर उससे क्या कहते हैं, हमारे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ओवरऑल। हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारे एयर कंडीशनर हैं, जो एसी हैं, वो इंडिया में बनने शुरू हो। तो हमने बाहर से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि बाहर से अब एसी इंडिया में ना आ। ठीक है, तभी कंपनी फोर्स होंगी कि इंडिया में बनाएं, क्योंकि इंडिया एसी की बहुत बड़ी मार्केट बनती जा रही है। हर साल गर्मी और बढ़ जाती है, एसी की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस डिमांड को मीट करने के लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली उसके लिए है, उससे पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होने वाला, क्योंकि गैसेस तो इंडिया के एसी में निकालेंगे। तुम उसके लिए रेफर कर सकते हो कि जो पोल्यूशन है उसे कम करने के लिए अब जो नए एसी आ रहे हैं, उनमें एक खास फीचर है कि 1 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता, जो अब मार्केट में आ रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर कितना हो गया, 24। अब 24 डिग्री से नीचे एसी नहीं जाता जब नए मॉडल आ रहे हैं। ठीक है, तो जिन्हें ज्यादा गर्मी लगती है वो पुराने एसी खरीदने शुरू कर सके। ठीक है, तो सरकार ने वो पोल्यूशन कम करने के लिए किया, क्योंकि 24 डिग्री टेम्परेचर जल्दी अचीव हो जाता है, फिर एसी का यूनिट रुक जाएगा। ठीक है, 16 डिग्री तक पहुंचते हुए तो एसी की जान निकली रहती है। ठीक है, तो इस कारण सरकार ने वो आप वो वाला पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, देखो जो फार्मर्स बिल रिजेक्ट कर रही हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स, उसका ग्राउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया में जो कानून बनाने की, ये सिर्फ किसानों को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर एक्चुअली सरकारों को भी पता है इन बिल का कोई असर नहीं। इंडिया में जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है बिल बनाने, मतलब उतने में किसान शांत हो जाएंगे, सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा, तो बेवकूफ बनाने वाली चाल है। इंडिया में प्रोसेस क्या है कानून बनाने का, दो के पास पावर है कानून बनाने की, या तो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि लेट्स सपोज अगर दोनों ने किसी की चीज के ऊपर कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने भी सेम चीज के ऊपर कानून बनाया और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी उसी चीज के ऊपर कानून बना दिया, तो किसका लॉ अप होल्ड करेगा दूसरे के केस? पार्लियामेंट का लॉ होल्ड करेगा, स्टेट असेंबली का लॉ नहीं होल्ड करता। अगर स्टेट असेंबली तब भी चाहती है कि हमारा लॉ ज्यादा अच्छा है और हम चाहते हैं कि हमारा लॉ एग्जिस्ट करे, उन्हें एक पर्सन से अपने बिल के ऊपर साइन करवाना, नहीं तो आम केस में क्या होता है, जो स्टेट असेंबली ने बिल पास किया उन्हें गवर्नर से साइन करवाना है और बिल लागू हो जाता है। पर जब वही कानून पार्लियामेंट ने भी बनाया हुआ है और स्टेट चाहती है कि हमारा कानून एग्जिस्ट करे, मतलब कहाँ पे अड़चन आएगी मैं वो बता दूं। उन बिल को अब साइन गवर्नर के नहीं लगते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और उनके काउंसिल के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट काम करता है। तो वो एडवाइस आनी ही नहीं, प्रेसिडेंट ने साइन करने नहीं, ये बिल कभी आने नहीं।
ठीक है, तो ऐसे पॉलिटिशियंस बेवकूफ बना जाते हैं। क्या स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर तो वैसे भी कानून नहीं बनाया, ये जो कानून बनाया है ये कॉन्करेंट के ऊपर बनाया था आपके सेंटर ने भी, और इन्होंने भी कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर ही वो किया। ठीक है, तो कॉन्करेंट जब लिस्ट चालू हुई है वो उसी भी क्वेश्चन फिर से आ गया कि साइन कौन करेगा। तो आपको ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि कब कौन किसके साइन लगते हैं। जी, बिल बहुत जगह ठीक भी है, पर चलो अपने अपने पर्सपेक्टिव भी डिस्कस करना चाहते हैं तो अलग से डिस्कस करें। आज के करंट अफेयर्स में कोई और सर डाउट? एक हेडिंग और थी न्यूज़पेपर के अंदर, क्या थी? सिविल वॉर इन पाकिस्तान। आपकी जयदेव आवाज कटती है, सर दोबारा बोलना। हेडिंग थी एक न्यूज़पेपर के अंदर आज, सिविल वॉर इन पाकिस्तान मेनली इन सिंध एरिया सर। पाकिस्तान के अंदर बहुत डिस्टरबेंस है। ये बेसिकली मैं आपको एक्चुअली क्लास के बाद करवा रहा था, ये फ्री बैठ के फिर मैं बताता हूँ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान बहुत हिला पड़ा है, तो ये डिटेल में आपको मैं 20-25 मिनट में पूरी पाकिस्तान की इमेज बता दूंगा। नहीं तो ठीक है, अभी सबसे पहले मैप वर्क कर लो, वो वाला खत्म कर लो, मैं इसके बाद आपको क्लास के एंड में जाके आज बता दूंगा, मुझे तब दोबारा याद करवा सकूँ मैं आपको सारा पाकिस्तान का सिनेरियो। ये थे आपके आज के